my dear passionate NEET aspirants, welcome back to your favorite channel Magnet Brains IIT JEE NEET। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज, योर बायोलॉजी मेंटर, और मैं आपको आज आपके लिए क्या लेकर आई हूं। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोलॉजी नीट सिलेबस का ओवरव्यू। अपने प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था इस नीट नाम के एग्जाम से, कैसे होता है, कौन सी एजेंसी करवाती है, किन किन चीजों के लिए हमें नीट एग्जाम देना पड़ेगा, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू गिव दिस एग्जाम। इन सारी बातों पर हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस सेशन पर, जहां पर आपके कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जिसमें पूछा गया है कि हम नीट के लिए कैसे तैयारी करेंगे, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, कैसे हम नीट को क्रैक करेंगे मैम, और हमें कैसे पढ़ना है। तो वही सारी बातों का आज मैं समाधान लेकर आई हूं। आपने मुझसे जितने भी क्वेश्चन वहां पूछे हैं उनका आंसर आपको यहां इस सेशन में मिलने वाला है। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं आपको एक माइंडसेट बताना चाहती हूं, एक थॉट प्रोसेस जिसका होना बहुत जरूरी है, वो बताना चाहती हूं कि वो क्या होना चाहिए अगर आप नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डूज, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए माइंड प्रोसेस के लिए। ठीक, सबसे पहली चीज, बी फेमिलियर विद द सिलेबस। तो सिलेबस से फेमिलियर रहने के लिए मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दिया था। बाकी रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, वो आपको उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली तैयार करेंगे। फिजिक्स के लिए आपकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, उसका क्या क्राइटेरिया है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें फेमिलियर होना जरूरी है सिलेबस से। अब बायोलॉजी की बात है तो मैं इसी सेशन में आपको बताने वाली हूं कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज कितना है जब हम नीट की बात करते हैं, और फिर हम अपनी तैयारी उसी प्रोसेस से चालू करेंगे। नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल। आपको यह ध्यान रखना है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल आज पढ़ना स्टार्ट किया, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है। नहीं, आपको ऐसे पढ़ाई करनी है जहां पर आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी तो आप उसे याद कैसे रखोगे, मेमोराइज कैसे करोगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो आपके पास पहले कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप अच्छे से स्टडी मटेरियल को चूज कर लेंगे। तो आपको स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा, यहां पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आप चाहें तो जब आपको पढ़ाया जाता है सेशंस में, उस बीच भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और वो मेरे हिसाब से, मतलब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय एडवाइस फॉर यू इज कि आप उस दौरान जब आपको पढ़ाया जा रहा है पेन कॉपी लेकर अपना नोट्स बनाते चलिए। और जब आप बायोलॉजी में नोट्स बनाते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, आई विल कम टू दैट। पहले क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। एक हमें अपने लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। मैं आपके लिए नहीं, आप खुद अपने लिए वो टाइम टेबल बनाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई वांट योर टाइम टेबल इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। टाइम टेबल एज इन किस सेंस में टाइम टेबल, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे एक दिन में कम से कम कितनी देर पढ़ना है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आप 12 से 15 घंटे पढ़ लो, तो हो सकता है वो एक 11th क्लास के बच्चे के लिए पॉसिबल ना हो, एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन ड्रॉपर के लिए पॉसिबल है। तो ड्रॉपर को अपना उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दिस, राइट। सो यू नीड टू सॉर्ट योर टाइम। और मैं आपको इस चीज का बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताती हूँ जो मैं अपने पढ़ाई के टाइम पर फॉलो करती थी। वो ये कि ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली। When you wake up early in the morning, जब आप 4 बजे उठ जाते हो प्रिपरेशन करने के लिए, कभी इस चीज को आजमा के देखना। इस सेशन को देखने के बाद इस चीज को प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। क्या आपने 4 बजे उठ जाना है, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश आ रही है, वट एवर इट इज, डजंट मैटर टू मी, आई एम गोइंग टू वेक अप एट 4। 4 बजे उठ गए, जो भी यू वांट टू डू, अपने आप को थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम दिया, पढ़ने बैठे। जब आप पढ़ने बैठोगे उतने शांत एनवायरनमेंट में पूरे कंसंट्रेशन से 4 to 8 और मे बी 4 to 9 मॉर्निंग में इतनी पढ़ाई हमें करनी है। और जब आप इस ये पूरे आवर्स में जो पढ़ाई कर लोगे, इस टाइम में जो पढ़ाई कर लोगे, यू विल रियलाइज दिस इवेंचुअली कि पूरे दिन में अब मेरे पास कितना टाइम है, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकता हूं, मैं जो मैंने पढ़ा है मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट ऑलरेडी आई हैव स्टडीड। तो मैं नई चीजें सुबह पढ़ती हूँ, दिन में मैं उसे रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा कॉन्सेंट्रेशन का टाइम है। उस समय मैं नई चीजें पढ़ लेती हूँ, दिन में मैं रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शाम को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ
पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में जब देखा था कि केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है, फिजिक्स में क्या सिलेबस है, बायोलॉजी में क्या सिलेबस है, वहां पर मैंने आपको बताया था किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ये मान लें कि 25% क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स से, 25% क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री से, लेकिन 50% क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं बायोलॉजी से। कहां से? बायोलॉजी से। हाउ सो? क्योंकि बायोलॉजी में दोनों चीजों से आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा, दैट इज फ्रॉम दी जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। दोनों चीजों से क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो हमें दोनों की उस हिसाब से प्रैक्टिस करना जरूरी है, एक चीज। दूसरी चीज, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनका बायोलॉजी का जो क्राइटेरिया होता है, बायोलॉजी का जो उनका पकड़ होती है सब्जेक्ट की, वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है। व्हेन यू लव व्हाट यू डू, यू ऑलरेडी क्रिएट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो आपको तो ऑलरेडी बायोलॉजी पसंद है, ये सोच के कि मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मैं ये कर लूंगा, मुझे यहाँ पे सब समझ में आता है, हल्के में नहीं लेना है। उस चीज को डेली पढ़ना है, उसका 50% वेटेज है। बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स में थोड़ा मैथ्स लगता है और केमिस्ट्री एक अलग ही स्ट्रीम हो जाती है, उसका आपका केमिस्ट्री के टीचर्स गाइड करेंगे। फिजिक्स के लिए जितनी भी मैथ्स लगती है वो चीजें आपकी चालू हो गई हैं, तो आपके लिए हर चीज पैटर्न में लाई जा रही है। पहले आपको वो चीज, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना थोड़ा फिजिक्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। अब आपके लिए बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है एट द राइट टाइम, तो अब बायोलॉजी के सेशंस भी आने लगेंगे। अब आपको क्या करना है, उस चीज को रेगुलर फॉलो करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस। जिसने जो सो गया उसने खो दिया। अब इस चीज को ये सोच के कि यार मैं सेशन तो यूट्यूब पे ही रहेगा, कहीं तो जाएगा नहीं, मैं कल देख लूंगा, बिल्कुल देख सकते हो, कल दोबारा देख सकते हो, पर आज देख लो। हो सकता है कि कहीं आपका दिमाग लग रहा है, पर उसको सुन लो। मैं नहीं कह रही कि फोन लेके बैठो, सुनो कम से कम। कुछ चीजें आपके दिमाग में जाती ही रहेंगी, जब आप अगली बार देखोगे तो कुछ और नई चीजें पकड़ोगे। तो हमें रेगुलर सेशंस अटेंड करने हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम फॉर दैट। उसके बाद फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी के बारे में ये हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो स्टडी प्लान में बायोलॉजी हम डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को देना है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग करके और ऊपर ले जाना है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स की हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाकर ये हमारी पकड़ बनवाएंगे पूरे नीट के एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर नोट्स व्हाइल लर्निंग। अब जब आप याद कर रहे हो, देखो ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रूल है। अब डॉक्टर बनोगे ना, चीजों को उस तरीके से समझो। रूल क्या है कि जितने भी आप सेंस ऑर्गन्स यूज करते हो, उतना अच्छा आप मेमोराइज करते हो, एक चीज। और दूसरा होता है अपनी मेमोरी को शार्प करना इन रिस्पेक्ट टू योर स्टडी मटेरियल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो आपने मुझे देखा, एक सेंस ऑर्गन, आपने मुझे सुना, दूसरा सेंस ऑर्गन, जो मैं बोल रही हूं उसे अगर आप बोलोगे तीसरा सेंस ऑर्गन, और फिर आप उसको लिखोगे, दैट इज द फोर्थ थिंग टू डू। तो अब ये जब आप तीनों चारों चीज कर लोगे तो आपको डेफिनेटली ग्रास्प होने लगेगा। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ 90% बल्कि 95% लोग बायोलॉजी से जो बिलोंग करते होंगे उनको नोट्स बनाना वैसे ही पसंद होगा। नोट्स कैसे बनाना है? यूजिंग मोर ऑफ कलर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? आपको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना ही है, डायग्राम्स प्रैक्टिस करना ही है। जितने ज्यादा कलरफुल नोट्स बनाओगे, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप पेपर देने जाते हो, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप आंख बंद करके अपने नोट्स के उसी पेज पे जाओगे, आपको एक अलग से हाईलाइटेड कलर में, अलग से लिखे हुए कलर में आपका आंसर नजर आएगा। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो अपने नोट्स अच्छे बनाने हैं, और पढ़ते वक्त नोट्स जरूर बनाने हैं। एनसीईआरटी रीड करने की बात अलग है, जब सेशन देख रहे हो उस टाइम नोट्स बनाओ, अदरवाइज भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। नेक्स्ट इज रिवाइज रेगुलरली। मैंने आपसे बोला ना, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने इनफैक्ट खुद जब मैं पढ़ती थी तो मेरा भी, मैंने आपको बोला था, पहले भी बताया था मैंने आपसे, कि मेरा की फैक्टर यही था सक्सेसफुल रिजल्ट लाने का, कि मैंने बहुत रिविजन किया है। एंड द रिविजन इज द की फॉर एवरीथिंग। रिविजन कैसे करना है? जरूरी नहीं है कि हर बार पेन पेपर लेके करना है। मैंने आपको बोला था मेमोरी शार्प करनी होती है अपनी नीट की स्टडी को लेकर। वो कैसे करेंगे? हमने आज जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने आज सेशन देखा, ठीक, मैंने बायोलॉजी का सेशन देखा, मैंने फिजिक्स का सेशन देखा, उस सेशन को देखने के बाद, उस सेशन को
सुन लेने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं उसे बंद कर दिया, मैंने नोट्स भी अपने उसी वक्त बना लिए थे, अब मैंने उसे बंद कर दिया। व्हाइल आई एम डूइंग एनी ऑफ द एक्टिविटीज, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ तो चलो आप चुके हो, चाहे मैं मूवी देख रही हूँ या मूवी देखने का टाइम आपके पास है नहीं, या मैं कॉफी पी रही हूँ, या मैं कहीं बैठी हूँ कोई न्यूज़पेपर कुछ और देख रही हूँ, मैं दिन भर में कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, उस दौरान मेरे दिमाग में कहीं एक पीसफुल जगह बैठ के मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए, आज मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, ये आपके दिमाग में चल रहा है। यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू टेल एनीबॉडी। और अगर आपके घर में सिबलिंग है तो आप बहुत अच्छी चीज कर सकते हो, उसको अपनी नोट्स कॉपी दे दो और उसको बोलो, देख मैं जो बोल रहा हूँ ये इसमें लिखा है क्या, मैं कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर रही हूँ, भैया देखो, दीदी देखो, मैं कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको सही बता रही हूँ, उनसे ज्यादा जज ना आपको कोई अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो हर जगह से एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के ले आएंगे, तूने ये चीज नहीं बोली थी, तेरा ये पॉइंट यहाँ लिखा है, तुझे याद नहीं है, वो तुमको याद कराने के प्रोसेस में हेल्प करेगा। सो यू कैन ऑलवेज डू दीज थिंग्स, ठीक है। रिवाइज करना ही करना है, और रिविजन किस फॉर्म में करना है, एक तो कंसेप्ट के फॉर्म में, दूसरा हम जाएंगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनानी है। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आता सब कुछ था, I was well equipped with all my learnings, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो अब ये इतनी बड़ी गलती तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, बायोलॉजी के लिए भी, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस में से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एनसीईआरटी की समरी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आई एडवाइज यू, जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा मैं आपको वो भी बताऊंगी अब क्या करना है, चैप्टर खत्म होने के बाद क्या क्या करना है, इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज मेंटेन अ हेल्दी डाइट। नाउ हेल्दी डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू बी हेल्दी टू स्टडी वेल। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही आपका ब्रेन प्रॉपरली काम कर पाएगा 100% कंसंट्रेशन से, और तभी जाकर आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तभी तो याद होगा। तो हमारा जो ये प्रोसेस है, खाना हमें बहुत अच्छे से खाना है। थोड़े दिन के लिए हम बाहर की वो चीजें अवॉइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली रेनी सीजन में ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, बाकी इट्स फाइन, है ना। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आज से पिज्जा खाना बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अपने आप को थोड़ा हैप्पी भी फील कराना जरूरी है। यू नीड टू बी हैप्पी टू गेन दी सक्सेस। प्रीवियस सेशन में बताया था मैंने, रेगुलर स्टडी ब्रेक्स इज अ मस्ट। पढ़ाई के बीच में मैंने आपसे बोला ना, सुबह आपने 4 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर ली, अब आप ब्रेक लो, बिल्कुल डिजर्व करते हो आप ब्रेक लेना, ब्रेक लो। उसमें वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप जो भी एक्टिविटी करना आपको अच्छा लगता है, शाम को आप थोड़ा सा वॉक करने जा सकते हो, तो वट एवर एक्टिविटी यू फील यू वांट टू डू, थोड़ा सा स्केच कर सकते हो, वट एवर जो भी आप करना चाहो, या अगर आपको कोई चीज़ मोटिवेट करती है तो आप वो देख सकते हो। इन बिटवीन आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, देखो इन बिटवीन आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स आते रहते हैं, तो उन शॉर्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि उन शॉर्ट्स में से यू नेवर नो, वहां पर अगर मान लो किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया हुआ है, आपने एक गाना सुन लिया ना, एक गाना सुनने के बाद तो देख सकते हो हाँ कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, यू कैन डू दिस। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपना टाइम भी ले रहे हो, बीच में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन भी मिलता जा रहा है। सो यू हैव द बेटर सोर्स टू get an access to. Next is do proper exercise. थोड़ा सा वॉक करना जरूरी है, थोड़ा ब्लड फ्लो होना प्रॉपरली जरूरी है, ताकि आप अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर सको, आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ना आप वॉक कर रहे हो, ना रनिंग कर रहे हो, ना साइकिलिंग कर रहे हो, नथिंग, इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग, तो क्या होगा, आपके अंदर एक डलनेस आ जाएगी, आपको बहुत जल्दी से लथार्जिक लगने लगेगा, लथार्जी होने लगेगी। वो चीज नहीं करनी है आपको। हमेशा जब पढ़ने बैठना है ना, तो उसी जील के साथ बैठना है कि भाई मुझे स्टेथोस्कोप एक ज्वेलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उतने लेवल पर जाके, उस एनर्जी लेवल पे जाके ही पढ़ाई करनी है, और उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। व्हाट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में मैंने जैसे आपको बोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तो हमको आदत बनानी ही बनानी है, उसके बिना कुछ नहीं है। स्टडी प्लान और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तैयारी। अब जब आप अपना स्टडी प्लान बनाओगे, मुझे बताना है आपको कमेंट में अपना स्टडी प्लान। That is very important. Only then we can connect more properly. Only then I can help you out more. तो अपना स्टडी प्लान बनाओ, मुझे बताओ स्टडी प्लान में आप क्या क्या रखोगे, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपको बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि बिना ब्रेक के बिल्कुल लगातार पढ़े जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। हमको कोई चीज़ रटोफाई नहीं करनी है। वी नॉट गोइंग टू ऐसा सब बस रट लिया, ये नहीं करने वाला है। हमें क्या चाहिए, हमें कंसेप्ट चाहिए। एक डॉक्टर को प्रॉपरली
कंसेप्ट विजुअलाइज होना जरूरी है। तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एकदम प्लेन पैटर्न, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज है। उसके बाद हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज व्हाट रियली मैटर्स। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं अभी, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, मैंने आपके जो कमेंट्स देखे थे वो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के भी थे। वो स्पिरिट वहां से चालू हो जाता है और वो हमेशा चलता है पूरे 12th तक, जब तक के नीट ना क्वालिफाई कर लो, इवन ड्रॉपर्स। तो वो चीज जो है वो अपने अंदर एकदम भर लेनी है, एक एक सेल में से वो आवाज आनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम गोइंग टू क्रैक माई नीट एग्जाम, राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है। जितना मुझे बाकी बच्चों ने बताया है, जिन्हें नहीं बताया उनका भी मुझे बताना जरूरी है कि आप अपने नीट को लेकर कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आई एम गोइंग टू डू दिस। क्या आपको है? बाकी बच्चों को जैसे है, कैसे आपको भरोसा है? आई एम गोइंग टू डू इट, ओनली देन। ये सारी चीजों का मतलब है दैट पॉजिटिव माइंड। कोई कितना भी बोले कि दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाओगे 12th क्लास में, है ना, तो अभी पहले 12th कर लो, बाद में नीट कर लेना। क्यों कर लो? फालतू की एडवाइस नहीं लेनी है। अपने को क्या करना है? अपने को अपना माइंड सेट रखना है, मैं कर लूंगा। कई सारे बच्चों ने पूछा था कि 11th क्लास में है तो हमें तैयारी अब चालू कर देनी है, 12th क्लास में है, 11th का कुछ ढंग से आता नहीं है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करें? और ड्रॉपर, तो भाई जो 11th में है उसके पास तो यू आर हैविंग द राइट टाइम। जो 9th 10th में है तुम्हारे पास भी राइट टाइम है, अपना बेस वहीं से बनाओ। वही तो आगे जाके सेल ही यहाँ पर 11th 12th में पढ़ना है, वहां पर रिप्रोडक्शन 10th में पढ़ रहे हो वो यहाँ पर पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो वही यहाँ पर भी पढ़ना है। तो वो चीज फॉलो कर सकते हो आप, बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। आप टाइम निकाल के ये सारी भी चीजें समझ सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको डॉक्टर बनना है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। 12th का स्टूडेंट क्या करेगा? हाँ, ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि आपका 11th का एक साल जो है वो खराब हो चुका है, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। लेकिन फिर भी पूरा 100% स्कोप है, आप एक साल में पढ़ के भी निकाल सकते हो अगर आप रेगुलरली तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलोगे। हमारी टीम ने जैसा आपके लिए प्लान किया है, जैसे आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप अगर उस हिसाब से चलोगे, मेरा वादा है आप कर लोगे, ठीक है? तो उस चीज पे नहीं जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, यू आर गोइंग टू डू दिस। इसके बाद अब बारी आती है डोंट्स की। कौन सी चीजें हैं जिसको हम करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उसमें आता है नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे टाइम टेबल बना के बताओ, आपने टाइम टेबल बना दिया, मैडम को दिखा दिया, मुझे आपको दिखाना है टाइम टेबल, ये याद रखना, तो आपने मुझे तो दिखा दिया, लेकिन उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कभी बहुत ही कुछ हो गया कि यू आर नॉट वेल, तो अपने आप को फोर्स नहीं करना है, अपनी लिमिट्स को फोर्स नहीं कर। इफ यू आर नॉट वेल यू कैन टेक अ ब्रेक, लेकिन अपने टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंट रहना है। वो कंसिस्टेंसी जरूरी है इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। नेक्स्ट इज हेक्टिक शेड्यूल। जैसा मैंने आपको बोला, हो सकता है किसी दिन आपका बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा हो, 11th में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ गया हो, या कोई एग्जाम आ गया हो, या 12th में कोई ऐसा काम आ गया हो, तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि नहीं अभी भी मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? वो 12 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो, उससे आपका आने वाला कल का अगला दिन जो है वो भी अफेक्ट होगा। तो वो चीज नहीं करनी है। यू कैन टेक अ रिलैक्सेशन, बट टाइम टेबल को फॉलो। अगर टाइम टेबल में तुम 3 घंटे लिखा है तो 1 घंटा तो पढ़ सकते हो। इतना टाइम तो देखो सबके पास होता है, और तुम्हारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ, यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। आपके सामने सिर्फ एक मोटिव है, किसी के यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस। आपको अपना मोटिव, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। मेरे पास किसी फालतू बात का टाइम नहीं है। अगर वहां जाना है तो अलग बात है, फिर तो तुम्हारा रास्ता थोड़ा सा भटका हुआ है। आई लाइक टू से दिस। दूसरी चीज, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, वो भी जरूरी है, थोड़ा माइंड फ्रेश होना जरूरी है। अगर आप दोस्त से बात कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू मोर बेटर थिंग टू डू। आप एक ग्रुप बना लो, जो पढ़ने वाले अच्छे दोस्त हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। जो भी सेशंस आ रहे हैं आपस में सर्कुलेट करो, भाई मैंने ये सेशन देख लिया, तूने देखा कि नहीं? वो बोलेगा कि हाँ मैंने भी देख लिया। मान लो आपने नहीं देखा होगा तो आपके अंदर वो जील बनी रहेगी, यार इसने देख लिया, इसने पढ़ लिया, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है? तो उसको आपको हमेशा बोला जाता है शेयर करो। आपके अंदर आपको अगर जील बना के रखनी है, लेट देम मतलब मेक अ कॉन्वर्सेशन विद देम। मैंने इतना सेशन देखा है,
तूने इतना सेशन देखा है, तो हमारे बीच में एक कंपैरिजन हो जाता है, और वो कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम पीछे ना रह जाएं, नहीं तो हमारा टाइम टेबल जो है वो हम फॉलो करने में कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो वो एक कांस्टेंट एनर्जी बनाए रखेगा। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिसेस मिलेंगी, तो हमें उसका क्या करना है, हमें वो शेयर करना है। हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया, जितने भी आपके 5, 6, 8, 10 जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका एम यही है, तो उनने क्या किया, अपना ग्रुप बना लिया है, वहां पर हमने क्वेश्चंस शेयर किए। उसके बाद जब सोल्यूशन आएगा तो अब देखो कितने लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए। हो सकता है 5 लोगों ने नहीं किए हो सकता है उन 5 लोगों में से तुम भी एक हो, बाकी सबने कर लियो, तो यू ऑटोमेटिकली डू इट। अपने आप को पुश करने के लिए जरूरी है ये करना, ये डिस्कस करना जरूरी है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। मैंने कभी भी आपको हमेशा मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 चीजों पर तो अड़े रहना है, ये तो करना ही करना है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड द एनसीईआरटी वंस एनी चैप्टर इज कंप्लीटेड। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी के पास चले गए, एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दिया लाइन बाय लाइन अंटिल यू कंप्लीट दी समरी। समरी भी पढ़नी है, समरी में से भी क्वेश्चन आता है, रिसेंटली समरी में से भी क्वेश्चन आया था आई थिंक 21 में, ठीक है। तो चैप्टर की समरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज ये भी है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को नहीं छोड़ना है। मैडम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ दिखेगी, एनसीईआरटी की साइट पर जाओगे, वहां पर आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है फॉलोइंग टू मेनी बुक्स। मैंने आपको क्या बोला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे चिपके रहो। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक लेनी है तो डेफिनेटली ले सकते हो, अदरवाइज तो हम आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस। लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन आपने यहीं सॉल्व कर लेने हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है। इतनी बुक्स भी मत कलेक्ट कर लो कि एक भी ढंग से नहीं पढ़ पाओ। तो एक जो हमारी बाइबल है हम उसी के पीछे चलेंगे, है ना। एक हमारी जो हमारे लिए सबसे बड़ी बुक है हम उसके पीछे चलेंगे, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग सब्जेक्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, क्योंकि मेरा बायोलॉजी स्ट्रांग है तो मैं एक दिन उसे ना पढ़ूं चल जाएगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता मैं एक दिन उसको छोड़ दूं, नहीं, सेशन अटेंड करो, पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा है, एक दिन स्किप कर देता हूं, आज पूरा बायो पढ़ लेता हूं, मार्क्स तो इससे भी मिलेंगे, नहीं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हम तीनों सब्जेक्ट साथ साथ ही हैं, पढ़ना ही है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स। अब अपन बात करेंगे अपने सिलेबस की। तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा, ये आपको पता है। जब हम 11th और 12th के सिलेबस की बात करते हैं, जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको कुछ यूनिट्स जो फर्स्ट से चालू होता है 11th में और आगे फिर कंटिन्यू होता है 6, 7, 8 कहाँ पर 12th में। तो पूरे जो ये मैं आपको यूनिट्स बताने जा रही हूँ, ये 11th से लेकर 12th तक के सारे यूनिट्स हैं। तो जब आप 11th को चालू करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, फिर मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इनके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चैप्टर है यूनिट 1 में। नेक्स्ट में है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी इंटरनल क्या फीचर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो अपने सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। मैं बहुत ज्यादा हर चैप्टर के डिटेल में नहीं जाऊंगी, अभी चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ किस यूनिट में क्या चैप्टर्स हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में आपको पूरी चीजें सेल की मिल जाएंगी, सेल होता क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, फिर बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएगा, बायोमोलिक्यूल के बाद सेल साइकिल कैसे चलती है, सेल डिवाइड कैसे होता है, ये सारी बातें हमें यूनिट 3 में करनी है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट की फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, प्लांट के अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस। ये जो फिजियोलॉजी है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और आपके लिए भी फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बॉडी के क्राइटेरियाज जो हैं, बॉडी की जो बायोलॉजी है उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, प्लांट के अंदर जो भी फंक्शन चल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, फोटोसिंथेसिस यानी खाना कैसे बन रहा है प्लांट के अंदर। अब ये वो वाला फोटोसिंथेसिस नहीं है जो क्लास 10th में पढ़ा था, अभी इसके आगे थोड़ा हमको चलना पड़ेगा, प्रोसेसेस देखने पड़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट, गैसियस
क्या क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, हार्मोन्स इन्वॉल्व है नहीं है, फिजियोलॉजी में यही सारी चीजें आती हैं जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं बॉडी में, तो वो है प्लांट फिजियोलॉजी, आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज यूनिट 5। ये जो यहां पर तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा हुआ दिख रहा है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है नीट में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बेस बना रहा है आपके डॉक्टर बनने के लिए, यहीं से बेस बनेगा। अगर आपको यहीं पे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग समझ में नहीं आता तो वहां जाके काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहीं से टर्म्स को ग्रैब करना चालू करना है। जब भी मैं पढ़ाती हूं तो मैं आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। तो कभी मान लो कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, तो आप वो चीज देखो, धीरे धीरे करके आप उसे पकड़ लोगे, वो पकड़ बनानी ही पड़ेगी, अपने आप को वहां तक पहुंचाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, तो पहले डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, हमारे अंदर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, मैंने बोला ना 9th-10th के बच्चे भी वहां से तैयारी चालू कर सकते हैं, करना ही चाहिए, क्योंकि देखो वही चीजें आगे जाएंगी। तो बेसिक तो वही है, डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है उसका, फिर ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, फ्लूइड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, हार्ट, ये सारी चीजें, ब्लड वेसल इसमें पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा बॉडी में से वाटर बाहर चला गया है तो उसको वापस रोकना कैसे है, लाना कैसे है, सारी चीजें एक्सक्रीशन की हम यहाँ पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, हाथ में, पैर में, वो सब कुछ लोकोमोशन और मूवमेंट में आएगा। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में भी था, कई बच्चों ने छोड़ दिया था कि 10th में हमको नहीं आता है मैम, हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। भाई एनसीईआरटी ने जो चीजें दे दी है ना, वो नीट में तो आ रही हैं, तो अब यहाँ पढ़ना है, यहाँ वापस से हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, कोई बात नहीं वहां छूट गया था, मैं एक एक बेसिक से आपको लेके चलूंगी। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो ये भी हमको चैप्टर पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कोई केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में चल रहा है, ठीक, चाहे वो हार्मोन हो, एंजाइम हो, एनीथिंग, तो ये सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट अब आता है जो अभी तक हमने देखा कि 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें किसका कितना वेटेज है, तो यहां पर वेटेज लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो है यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसका 9% वेटेज है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का भी 9% वेटेज है, यानी कि यूनिट 1 यूनिट 2 बिल्कुल सिमिलर वेटेज के हैं, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का 15% वेटेज होता है, प्लांट फिजियोलॉजी का 17% और ह्यूमन फिजियोलॉजी का 28%। मैंने आपसे कहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो ये हो गया 28% वेटेज। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हो। सब में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेंगे। आपको लगता है 15-17% कम होता है, या आपको लगता है 9% वेटेज कम हो सकता है? नहीं, बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है अब यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, ये जो है ये काय का है, बायोलॉजी सिलेबस ऑफ क्लास 12। क्लास 12th में हमें कहां से चालू करना है, कहां पहुंचना है, तो ये जो क्लास 12th का सिलेबस है, इसमें सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बारे में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से फ्लावरिंग प्लांट में, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ये सारे चैप्टर्स हम रिप्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो ये जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है, जिसको हमने फिर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया था 10th में, उसमें हम बात करेंगे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका थोड़ा बहुत पार्ट क्लास 10th में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज इवोल्यूशन। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर्स आपको कहां पर पढ़ने हैं, यूनिट 2 में, जिसका डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपने यूनिट में, यूनिट 3 में हमें बात करनी है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की। बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में हम बात करेंगे डिसीजेस के बारे में। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, दूसरा चैप्टर है स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और थर्ड बात करनी है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कुछ अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ बुरे माइक्रोब्स होते हैं। बुरे माइक्रोब्स डिसीजेस कराते हैं, और अच्छे माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं। वो सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में, इस यूनिट में करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है बायो
बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कहां पर बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट को क्लैरिफाई करने के बाद, नीट को जब आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कोई रिसर्च अप्रोच में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 12th के बायोलॉजी का। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बहुत बड़ा वेटेज है मार्क्स का इस चैप्टर, इस यूनिट का, जहां पर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू, ये चारों चैप्टर्स हम यहां पढ़ेंगे। और यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा, ये मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं कि 12th का जो सिलेबस है उसका वेटेज क्या क्या होता है। तो जब हम 12th क्लास के सिलेबस की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उसका 14% का वेटेज है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का 7% वेटेज है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में 18% वेटेज है। कितना ज्यादा अमाउंट है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन जो है उसकी वो है 12% वेटेज की। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मैंने बोला था सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 19% वेटेज। इसके हिसाब से भी हम अगर आप इस चीज को जब पढ़ लोगे, जब चैप्टर वाइज आप हर चीज को पढ़ लोगे और रिवाइज करने बैठोगे, तो आप इस वेटेज के हिसाब से रिवाइज कर सकते हो। स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार तो चीजें पढ़ चुके हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाले चैप्टर्स को लेकर ज्यादा फोकस करना है और फिर मूव करना है उन चैप्टर्स की तरफ जिनका कम वेटेज है। दिस इज व्हाट यू कैन प्लान विद। नेक्स्ट, अब हम जब इस चीज को पढ़ रहे हैं, जब हमने सिलेबस देख लिया है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, ये वाली चीजें तो हमने देख ली है। नाउ नीट कोर्स का मॉड्यूल हमारा क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। हर चैप्टर का एक एक टॉपिक उठाकर उसके वीडियोस विद दी एक्सप्लेनेशन, पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हमारे सिलेबस के बारे में, है ना। तो सिलेबस जो है उस चीज को हमें कैसे करना है, उस चीज को हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, भागना दौड़ना नहीं है। हो सकता है स्कूल में कुछ और सब्जेक्ट, कुछ और चैप्टर चल रहा हो और आप सेशन किसी और चैप्टर का अटेंड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। हमें अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है, भटकना नहीं है अपने गोल से। हमारा एम, हमारा गोल क्या है, हमें उस पे ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, वहां चलने दो, पर सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपको पीडीएफ के फॉर्म में डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन भी मिल जाएगी, फिर उसकी जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, फिर आपको उसके सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब मैंने आपसे बोला था आप अपना ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाकर आप शेयर कर दो, तो आप अपने ग्रुप बना लिया। जो भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे, उसमें आप डीपीपी जो है आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसको शेयर कर दो, सब मिल करके सॉल्व करो। वहां पर उनके भी डाउट्स जब आपको पता चलेंगे ना, जब आपको पता चलेगा यार इसने ये डाउट बनाया, हाँ मैंने अभी ये नहीं सोचा, पर हो सकता है ना कि जब मैं नीट का एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे भी वहां पर ऐसा डाउट आता, तो वो चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिल करके इसे सॉल्व करो और जील भी बनी रहेगी इसे सॉल्व करने की। जब सोल्यूशन आएगा उसे शेयर करो, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग मोर, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर चैप्टर के लिए एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वो वाली बात भी करेंगे जैसे जैसे हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उस चैप्टर में कौन से साइंटिस्ट थे, किस ईयर में उन्होंने काम किया था और क्या काम किया था, इसकी हम अलग से लिस्ट बना लेंगे। तो क्या होगा, देखो साइंटिस्ट वगैरह को लेके थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है नाम, वो मैं समझती हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, अपनी हैंड राइटिंग में, कोई प्रिंट व्रिंट नहीं करना है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, अपने सामने जहां पढ़ते हो वहां पर स्टिक कर लो। जब तक दूसरा चैप्टर खत्म होगा ये वाले साइंटिस्ट के नाम पूरे याद हो जाएंगे। जैसे इनके नाम याद हुए दूसरे चैप्टर आ जाएगा, दूसरे चैप्टर के साइंटिस्ट के नाम चिपका लेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें हमको ऐसी करनी पड़ेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि हमें हेल्प करेगी अपना गोल अचीव करने में। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगी, सारे वीडियोस उसके भी आपको मिल जाएंगे। और एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप समझ लो कि आधा रास्ता आपने पार कर लिया, तो इसको अटेंड करना ही है। डाउट सॉल्विंग सेशन हम रखेंगे, आपको जो भी डाउट्स निकलते हैं आप कॉपी, जब भी आप पढ़ रहे हैं आप कॉपी के एक साइड में अपने डाउट लिखते चलिए। दो चीजें हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन तो होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए बचा के रखने से अच्छा है आप कमेंट में मेंशन कर दो, आपको देन एंड देयर आंसर मिलेगा।
आप कमेंट में बता दो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये मैंने बुक में ऐसा ऐसा पढ़ा है, तो मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसका मीनिंग बताओ। तो आई ट्राई टू आई डेफिनेटली आंसर यू ओवर देयर। वो इंटरेक्शन भी रहेगा, मुझे पता रहेगा आप कितने लेवल पर हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, तो आई कैन हेल्प यू आउट मोर, और आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको देन एंड देयर आंसर मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ताकि आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाता है। नाउ यू आर रेडी टू मूव अहेड विथ योर सिलेबस। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर्स को सीरियसली लेना है, वीकली टेस्ट पेपर्स आपको मिलते रहेंगे, उनको सॉल्व करना ही है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज द की। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्या क्या हम करें क्या नहीं करें, आपको टाइम टाइम पर ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। चैप्टर वाइज वन शॉट भी मिल जाएगा कि माइंड मैप कैसे करें, उस चैप्टर को हम माइंड मैप क्या, अब देखो इतना सारा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, पैराग्राफ से एक बात और मुझे बताती हूँ मैं आपको कि मैं अक्सर आपको नोट्स पॉइंट के फॉर्म में देती हूँ, ये मेरी आदत है, मैं खुद पढ़ती भी पॉइंट के फॉर्म्स में थी, मैं आपको भी पॉइंट के फॉर्म्स में ही नोट्स देती हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप जिस भी चैप्टर में, जिस भी सिलेबस, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, हर चीज को हमेशा नोट वाइज, पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखने से आपको ज्यादा याद रहता है, बजाय कि हम पूरा पूरा पैराग्राफ लिखें। तो जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो हम ऐसे ही कुछ करेंगे, हम पूरे रिवीजन को कुछ ऐसे देखेंगे, कुछ ऐसे पढ़ लेंगे कि हमें एक बर्ड आई व्यू मिल सके, यानी वो उड़ती चिड़िया जो होती है ना, वो आसमान से जमीन पर अपना खाना ढूंढ लेती है, ठिकाना ढूंढ लेती है, वहां से उसे दिख जाता है। तो हमारे जो नोट्स होने चाहिए, वन शॉट रिविजन जब हम करेंगे तो ऐसे होने चाहिए कि हमने बस एक बार पलटा ना, तो हमें सब समझ में आ गया कि इसमें क्या है, कितनी चीजें हैं। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ये की होता है। आप किसी भी टॉपर, जितने भी मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, मैंने टॉपर से जितना बात करी है, मैं जितना जानती हूँ, सारे टॉपर्स का की होता है कि हमने मॉक टेस्ट किया है, हमने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करी ही करी है। टेस्ट सीरीज बहुत 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 महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा जिस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो अब इतना सब कुछ जान चुके हैं, हमारे लिए सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, बाकी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जितना हमें मिल गया है उसको हमें पूरा अच्छे से ग्रास्प कर लेना है, वहां पर कंठस्थ चीजें याद हो जानी चाहिए, और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हमें कोई किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, प्लान आउट करना है। आज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे टाइम टेबल बनाकर बताओगे। दूसरा काम इंपॉर्टेंट आपको यह करना है कि अपना ग्रुप बना लो, जिसमें आप इन सेशंस के बारे में डिस्कस करोगे, डीपीपीस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, डाउट्स के बारे में डिस्कस करोगे, उनके भी डाउट समझो, उनको लेकर आओ, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई, पहले तो मुझे कमेंट में बता देना, दूसरा लाइक कर देना, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। जिन भी अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो, आप ग्रुप बना रहे हो इस प्रॉपर तैयारी के लिए, और ऑल डॉक्टर्स नाम से ग्रुप बनाना, हमें वही बनना है, देखते ही क्लिक होना चाहिए, रोज सुबह उठते ही वही दिखेगा, सोते समय भी वही दिखेगा, वही ग्रुप। अब जब आप वो ग्रुप बना लोगे, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लेना, ताकि उनको भी सेशंस मिलते रहें, डीपीपीज मिलती रहें, पीडीएफ्स मिलती रहें। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, और आपका कोई नोटिफिकेशन भी मिस नहीं होगा आपकी स्टडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाला। बीच में गाना सुन रहे होगे तो वही नोटिफिकेशन आएगा कि शॉर्ट आया है, नीट के बारे में क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है, तो वो दिख जाएगा। अपना नॉलेज क्वेश्चन पोस्ट होंगे, कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देखोगे तो अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इन बिटवीन 2-5 सेकंड्स का काम है। उसके बाद शेयर कर देना, तो शेयर तो आप उस ग्रुप में करोगे ही, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतनी धुआंधार तैयारी मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज नीट वाला जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको कुछ भी चैप्टर्स पढ़ने के बाद कुछ भी पे नहीं करना है, कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विथ मी, अपने काम पर आज से लग जाओ, रेस में शामिल हो चुके हो। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।